नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर के साथ करते हैं। देखिए, एक पुराना शेर है, सियासत जब जरूरत हो नया रिश्ता बनाती है, कोई कितना मुखालिफ हो उसे अपना बनाती है। तो महाराष्ट्र में आज यही कुछ हुआ, ऐसी ही तस्वीर देखने को मिली है। 39 विधायकों समेत उद्धव ठाकरे की शिवसेना से दामद छुड़ाकर आए एकनाथ शिंदे को आज महाराष्ट्र के नए सीएम चेहरा घोषित कर दिया गया। और ये घोषणा, ये ऐलान भी उन्होंने किया जिन्होंने खुद मुख्यमंत्री पद का दावेदार माना जा रहा था। देवेंद्र फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री के तौर पर एकनाथ शिंदे के नाम का ऐलान कर दिया। इससे पहले एकनाथ शिंदे सभी बागी विधायकों के साथ आज दोपहर मुंबई पहुंचे थे। मुंबई आते ही शिंदे ने फडणवीस के घर जाकर उनसे मुलाकात की। लगभग शाम 4 बजे दोनों नेता राज्यपाल से मिलने पहुंचे और सरकार बनाने का दावा पेश किया। और शाम होते ही आपको बता दें, मुलाकात में ये बड़ा फैसला भी सामने आ गया कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे। एकनाथ शिंदे जी के साथ शिवसेना जो है, शिवसेना के नेता के रूप में आज उन्होंने मुख्यमंत्री पद के लिए अपना क्लेम माननीय राज्यपाल जी को दिया। भारतीय जनता पार्टी के हमारे गुट ने उनको पूरा समर्थन दिया। हमारे 106 और उसके साथ साथ उनके साथ और हमारे साथ जो इंडिपेंडेंट्स और छोटी पार्टियां हैं, इन सभी के समर्थन का पत्र आज हमने सौंपा है। और गवर्नर साहब ने श्री एकनाथ शिंदे जी को 7:30 बजे शपथ के लिए न्योता दिया है। आज केवल एक ही शपथ होगी श्री एकनाथ शिंदे जी की। और चलिए, इसी पर पूरी नजर बनाए रखे हैं मुंबई से मेरे सहयोगी पारस दामा मेरे साथ जुड़ गए हैं। सुबह से इस पूरे घटनाक्रम पर नजर उनकी बनी हुई है। पारस, मुझे ये बताइए कि मुंबई की सियासत ना मुंबई मैटिनी से भी ज्यादा दिलचस्प इस वक्त देखी जा सकती है। तो बीजेपी ने ये जो यू टर्न लिया है, ये सपोर्ट दिया है, इसके पीछे की वजह क्या मानी जाए? क्या डिटेल्स है आपके पास? शगुफ्ता, हर फिल्म जो होती है उसमें स्क्रिप्ट बेहद महत्वपूर्ण होती है। तो महाराष्ट्र की सियासत है, उसमें भी स्क्रिप्ट बेहद महत्वपूर्ण थी। जो पिछले 12 दिन से स्क्रिप्टिंग हो रही थी, जो पटकथा लिखी गई थी, वो लंबे समय से लिखी गई थी। बट 10 दिनों में जो ट्विस्ट एंड टर्न आए हैं, वो आप सब देख रहे हैं किस तरीके से ट्विस्ट एंड टर्न आए हैं। अभी सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है वो बाहर आई कि हम सारे लोग मान रहे थे कि देवेंद्र फडणवीस तीसरी बार सीएम जो ओथ है वो लेंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने एकनाथ शिंदे को आगे किया और अब एकनाथ शिंदे 7:30 बजे जो है वो सीएम की ओथ लेंगे। ये सबसे महत्वपूर्ण इसके लिए भी था क्योंकि जिस तरीके से हिंदुत्व के मुद्दे पे एकनाथ शिंदे आगे बढ़ रहे थे, लगातार हमने देखा जब से वो सूरत गए, सूरत से गुवाहाटी गए, एक ही चीज वो कह रहे थे कि हम बाला साहेब के विचारों पे आगे बढ़ना चाहते हैं। बाला साहब ठाकरे ने जो हमें हिंदुत्व का पाठ पढ़ाया, हम उस हिंदुत्व पे आगे बढ़ना चाहते हैं और हम असली शिव सैनिक हैं, हम असली शिवसेना है। तो इसी मुद्दे पे चीजें आगे बढ़ रही थी। लगातार दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी प्लान कर रही थी, साइलेंट मूव थी, साइलेंट गेम खेल रही थी, बट कुछ ना कुछ प्लान ऑफ एक्शन जो है उनका तैयार हो रहा था। ये सारी चीजें जो हैं बदली 2-3 दिन पहले जब देवेंद्र फडणवीस दिल्ली पहुंचे। वहां पे अमित शाह के साथ मीटिंग करते हैं, जेपी नड्डा के साथ मीटिंग करते हैं और उसके बाद पूरा पॉलिटिकल सिनारियो महाराष्ट्र का बदल जाता है। एक तरफ उद्धव ठाकरे हैं, महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार कोशिश कर रही थी कि किसी तरीके से जो बागी विधायक है उनको फिर से अपनी तरफ लाया जाए। हर मुमकिन कोशिश की गई, इमोशनल कार्ड खेला गया, डराया धमकाया गया, ये तक कह दिया गया कि लाशें आएंगी वापस मुंबई। तो बहुत सारी चीजें खड़ी गई, हर प्रक्रिया जो है वो कोशिश की गई, हर तरीके की कोशिश की गई कि ये रिबेल एमएलए वापस आए, क्योंकि शिवसेना को पता था कि वो कमजोर हो गए हैं। नंबर गेम एकनाथ शिंदे के पास थे। भारतीय जनता पार्टी को पता था कि जितना साइलेंट करेंगे, मुझे बताइए, आपने बिल्कुल सही कहा कि बहुत सारे ट्विस्ट, बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स इस पूरे घटनाक्रम में हमें देखने को मिले हैं। क्या ये भी माना जाए कि ठाकरे परिवार को शिवसेना से अलग करने की रणनीति हो सकती है, स्ट्रैटेजी हो सकती है ये? अब कहना बहुत मुश्किल है, मगर जिस तरीके से विवाद चल रहा था, लगातार बहुत समय से ये कहा जा रहा था कि एकनाथ शिंदे खुश नहीं है क्योंकि कांग्रेस और एनसीपी जिस तरीके की उनकी विचारधारणा है, वो विचारधारणा शिवसेना की कभी नहीं रही है। शिवसेना की विचारधारणा जब बाला साहब ठाकरे थे, आनंद दिगे थे, उस समय विचारधारणा उनकी हिंदुत्व की थी। अभी भी उद्धव ठाकरे लगातार ये कहते थे कि मैं जो है हिंदुत्व के आगे ही बढ़ना चाहता हूँ, हिंदुत्व की चीजों को लेकर ही आगे बढ़ना चाहता हूँ, बट वैसा हो नहीं पाता था। 2019 में आपको वो मंजर याद होगा जिस समय
2019 में ये पूरी महाविकास आघाड़ी सरकार बनी थी, उस समय भी एकनाथ शिंदे नाराज थे। एकनाथ शिंदे महत्वपूर्ण इसके लिए भी हो जाते हैं क्योंकि वो रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी शिवसेना के थे, क्योंकि सारे महत्वपूर्ण फैसले उनके साथ भी लिए जाते थे। 2019 में जब एमएलए छोड़ के जा रहे थे, उस समय एकनाथ शिंदे वो व्यक्ति थे जिन्होंने इन सारे एमएलए को अपनी तरफ खींचा, सारे एमएलए एक साथ आए, उन्होंने उनको बचा के रखा और उसके बाद ये महाविकास आघाड़ी सरकार जो है वो बनी। तो एकनाथ शिंदे बेहद ही महत्वपूर्ण है, बट जो वाद विवाद चल रहा था लगातार एनसीपी को लेकर, लगातार कांग्रेस को लेकर, उनके विचारधारा को लेकर, जो काम करने का तरीका था इस पूरे महाविकास आघाड़ी सरकार का, तो वाद विवाद था, बाहर भले ना आया हो। जी, मुझे ये बताइए पारस की देवेंद्र फडणवीस को केंद्र की राजनीति में जी देवेंद्र फडणवीस को केंद्र की राजनीति में अब लाया जा सकता है? कुछ भी पॉसिबल है। जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र की सियासत है उसमें कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। केंद्र की आप बात कर रही हैं, हो सकता है, बट ये कह पाना बहुत मुश्किल है अभी, क्योंकि जिस तरीके से राजनीति के हर पहलू हर दिन महाराष्ट्र और केंद्र में बदल रहे हैं, ये कहना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि एक तरफ सबसे महत्वपूर्ण जो हिस्सा है महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स का वो देवेंद्र फडणवीस बन चुके हैं। अभी पिछले हम अगर 20-25 दिन की बात करें तो लगातार सेंटर ऑफ अट्रैक्शन देवेंद्र फडणवीस बहुत बहुत बने हुए हैं। शुक्रिया आपका इस पूरी डिटेल के लिए। चलिए रुक कर लेते हैं ठाणे का, जहां पर मेरे सहयोगी पंकज एकनाथ शिंदे के घर के बाहर मौजूद हैं। पंकज, इतनी बड़ी गुड न्यूज है, वहां पर इस वक्त क्या कुछ देख रहे हैं आप? देखिए, यहाँ पर एकनाथ शिंदे इनके घर के बाहर ठाणे में हैं, यहाँ पर खुशी की लहर है। और जिस प्रकार से देवेंद्र फडणवीस इन्होंने ये मूव खेली है कुछ दिन पहले, यानी 1 महीना पहले पुणे में उन्होंने कहा था चेस गेम की तरह है राजनीति, एक मूव या एक कदम और ग्रैंड मास्टर भी उसकी हार हो सकती है, और यहाँ पे उन्होंने ग्रैंड मास्टर को हरा दिया, ऐसा यहाँ पे साबित हो रहा है। यहाँ पे जो खुशी की लहर है ठाणे में, वो क्या है, लोगों को कितनी खुशी है, निकटतम जो लोग हैं उन्हें कितनी खुशी है, उनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे, आज जो सरप्राइज मिला है, एक तरह से सबको चौंका दिया है। आज ये सरप्राइज वो धर्मवीर आनंद डीके साहब ने 40 साल पहले बता दिया था, और आज शिवसेना में एक कट्टर हिंदुत्ववादी और निडर नेता और गरीबों का नेता एकनाथ शिंदे साहब, एकनाथ शिंदे साहब मुख्यमंत्री बना। ये बताइए कि कितनी खुशी हो रही है? हेलो, कितनी खुशी हो रही है? यहाँ पे हम खुशी का आपको बता नहीं सकते कि यहाँ के पूरे महाराष्ट्र के जितने भी कार्यकर्ता है शिवसेना के, यहाँ पे सब खुश हो रहे हैं। जो मेहनत की है और एक तरह से एक जमीनी कार्यकर्ताओं को इतना बड़ा जो मौका दिया है मुख्यमंत्री का, जब किसी को विश्वास नहीं था, ऐसे समय पर एकनाथ शिंदे इन्हें मुख्यमंत्री बना दिया देवेंद्र फडणवीस ने। इसके बारे में क्या कहेंगे? ये सही फैसला है देवेंद्र जी का। यहाँ पे ये फैसला पहले ही होना चाहिए था। माननीय उद्धव जी ठाकरे साहब ने गए टाइम जो 2.5 साल पहले जो निर्णय लेना चाहिए था वो पहले लेना चाहिए था। लेकिन जो भी है ठीक है, जो भी निर्णय हुआ है आज की तारीख में अच्छा निर्णय हुआ है। माननीय देवेंद्र जी का हम शुक्रगुजार है कि उन्होंने आज बाला साहब के शिवसैनिक को यहाँ पे सीएम बना के तमाम महाराष्ट्र के कार्यकर्ता का, महाराष्ट्र के जनता का सबका मन जीत लिया है उन्होंने। अच्छा, जो दरार गिरी हुई है शिवसेना में, आपको लगता है कि ये जो बड़े नेता है वो पास आएंगे? वो बड़ा नेता लोग अब साथ में आ जाएंगे, आज नहीं तो कल शिंदे साहब का नेतृत्व में, क्योंकि कट्टर हिंदुत्ववादी निडर नेता एक में शिंदे साहब बसने बोले, सब लोग साथ में आ जाएंगे। आपको लगता है कि उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच में जो दूरियां हैं वो मिटनी चाहिए? मिटनी चाहिए और अब मिटने जाएगी, क्योंकि जो शिंदे साहब जो सीएम हुए, एक सवाल जो मैं आपने पूछना चाहती हूँ वो ये कि मुझे ये बताइए कि शिवसेना के जो बचे हुए विधायक हैं वो आपको लगता है कि एकनाथ शिंदे के सपोर्ट में आ सकते हैं आप? देखिए, ये जो गुगली डाली हुई है देवेंद्र फडणवीस, इन्होंने एकनाथ शिंदे इन्हें मुख्यमंत्री बनाकर उसके बाद सारे जो शिवसैनिक हैं राज्य भर में, उनके सामने भी सवाल है कि जो उद्धव जी ठाकरे चाहते हैं और वो बार बार जो उन्होंने कहा है कि उनके पिताजी का सपना है, बाला साहब ठाकरे का सपना कि शिवसेना का मुख्यमंत्री हो, वो यहाँ पर हुआ है। और इसीलिए जो भी दूरियां हैं या जो बाकी के विधायक हैं वो एकनाथ शिंदे के साथ तो जा ही सकते हैं, लेकिन दबाव भी बना सकते हैं उद्धव जी ठाकरे पर कि आपने भी अब एकनाथ शिंदे इनके साथ आना चाहिए। क्या वाकई में वो आएंगे या नहीं, या महाविकास आघाड़ी के साथ रहेंगे, ये तो एक बड़ा सवाल है। लेकिन कार्यकर्ता जो देखने वाली बात जो कार्यकर्ता है उनको तो यही आते हैं या फिर नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी डिटेल के लिए आपका।
अब देखिए, एकनाथ शिंदे के लिए भले ही महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनने की उसका रास्ता साफ हो गया हो, लेकिन इस पूरे के पूरे घटनाक्रम में देवेंद्र फडणवीस किंग मेकर के तौर पर उभर कर सामने आ गए। कल से ही हर तरफ यही चर्चा थी कि 2019 के बाद देवेंद्र फडणवीस एक बार फिर से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने अपनी तैयार की सियासी जमीन पर चलने के लिए शिवसेना के बागी एकनाथ शिंदे को आगे कर दिया। राजनीति को बदलने का तजुर्बा हमको, हम राजनीति बदल के दिखाएंगे। देवेंद्र फडणवीस और कॅबिनेट मिळकर महाराष्ट्र। मी देवेंद्र गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की 31 अक्टूबर 2014 को देवेंद्र गंगाधरराव फडणवीस ने महाराष्ट्र के 18वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन। मी महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व शुद्ध बुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायदा। साल 1960 में देश के नक्शे पर एक अलग राज्य के तौर पर महाराष्ट्र अस्तित्व में आया था। तब से लेकर 2014 तक फडणवीस से पहले केवल एक नेता महाराष्ट्र में बतौर मुख्यमंत्री पूरे 5 साल सरकार चला पाया था। वसंतराव नाईक के बाद देवेंद्र फडणवीस न केवल 5 साल तक सूबे में सरकार चलाने वाले दूसरे मुख्यमंत्री बने, बल्कि वो एक कार्यकाल पूरा करके दूसरी बार बतौर सीएम शपथ लेने वाले पहले मुख्यमंत्री भी बने। मी देवेंद्र गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगेन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन। एक बार फिर देवेंद्र फडणवीस ने यह साबित कर दिया है कि महाराष्ट्र की सियासत में आज भी लाइन वहीं से शुरू होती है जहां वो खड़े हो जाते हैं। देखिए, मैं नंबर 1 है नंबर 2 है इसमें बिलीव नहीं करता। मैंने 5 साल बहुत सकारात्मकता के साथ काम किया। इतनी चुनौतियां मेरे सामने आई, हर चुनौती को मैं सकारात्मकता के साथ आगे गया। केवल पॉजिटिव एटीट्यूड से हर चीज को मैंने छुड़ाने का प्रयास किया। और इसलिए लोगों के मन में यह भावना जरूर है कि भले ही हमारे प्रश्न छूटे होंगे या नहीं छूटे होंगे, दोनों चीजें हुई होगी, लेकिन ये व्यक्ति प्रामाणिक प्रयत्न करता है और मेरे प्रयत्नों के ऊपर, मेरी प्रामाणिकता के ऊपर किसी को कोई शंका नहीं है और इसलिए लोग मेरे साथ हैं। कोशिश करने और करते रहने की इसी धुन ने आज फिर देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र की सत्ता के शिखर पर पहुंचा दिया है। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मैं समंदर हूं, लौट कर वापस आऊंगा। देवेंद्र फडणवीस पर सवार ये वही धुन थी जिसके बूते उन्होंने 2019 के दिसंबर महीने में अपने सुलगते हुए शेर से महाराष्ट्र विधानसभा का तापमान बढ़ा दिया था। तब फडणवीस ने ताजा चोट खाई थी, जख्म नहीं भरा था, दर्द बिल्कुल हरा था। बावजूद इसके चेहरे पर मुस्कान के साथ सधे हुए शब्दों में देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे की सरकार को उनके भविष्य की तस्वीर दिखा दी थी। मैं समंदर हूं, लौट कर वापस आऊंगा। तब उद्धव ठाकरे को अंदाजा भी नहीं लगा होगा कि महाराष्ट्र विधानसभा में देवेंद्र फडणवीस के मुंह से निकला शेर हकीकत बन जाएगा। उस वक्त उद्धव सरकार फ्लोर टेस्ट पास कर चुकी थी और महाविकास अघाड़ी सरकार को यकीन हो चला था कि अगले 5 बरस में अब बीजेपी की तरफ से कोई चुनौती, कोई बाधा उनके रास्ते में नहीं आएगी। छत्रपती शिवाजी महाराजांना वंदन करून आणि माझ्या आई वडिलांचे स्मरण करून मी उद्धव बाळासाहेब ठाकरे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा। लेकिन सियासत के पलट किसी नए नवेले धूमकेतु से चमकते हुए उद्धव ठाकरे का ध्यान जमीन की तरफ गया ही नहीं। जिस जमीन पर सत्ता पर उद्धव ठाकरे की सत्ता का सिंहासन टिका था, ठीक उसी जमीन पर देवेंद्र फडणवीस ने जमीनी तौर पर अपने संगठन और सियासत को मजबूत करना जारी रखा और नतीजा यह हुआ कि शपथ ग्रहण के ठीक 31 महीने और 1 दिन बाद देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे के पैरों तले सत्ता की जमीन खींच ली। मुख्यमंत्री पद
सोडण्याची खंत अजिबात नाहीये. कारण मुळामध्ये माझी तशी इच्छा होती नव्हती हे तुम्हाला माहिती आहे. तुम्ही चांगलं ठाकरे कुटुंबियांना चांगलं ओळखता. आज मी आपल्या सगळ्यांच्या समोर मुख्यमंत्री पदाचा देखील त्याग करत आहे. लोकतंत्र में सियासत का सूत्र संख्या बल होता है. कभी ये संख्या बल अपना होता है तो कभी अपनों से हासिल किया हुआ. ये केवल संयोग नहीं है कि एक फ्लोर टेस्ट में बहुमत साबित करने के महज 2.5 साल बाद ही उद्धव सरकार फिर से फ्लोर टेस्ट के मुहाने पर पहुंच गई है. लेकिन टेस्ट हो पाता कि उससे पहले शिवसेना सुप्रीमो अगर पिता बाल ठाकरे की दूरदृष्टि रखते तो देख पाते कि महाराष्ट्र की सियासत में किस पैमाने पर उठापटक होने जा रही है. और वो देख पाते उस सूत्रधार को जिसने नागपुर की सियासत से निकलकर उन्हें महाराष्ट्र के सेंटर स्टेज पर उन्हें चेकमेट करने की बिसात बिछाई थी. जागो तो एक बार हिंदू जागो तो. जागे थे वीर शिवाजी, जागे थे वीर शिवाजी. नागपुर से योगेश पांडे और मुंबई से पारस दामा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे. सारे दुश्मन पाजी, भागे सारे दुश्मन पाजी, मचा दिया संग्राम, जागो जागो तो. देखिए, उस वक्त लोगों ने कहा कि फडणवीस का अपना कोई जनाधार नहीं और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पर एक ऐसा नेता चाहिए था, एक ऐसे नेता की दरकार थी जो उनकी हर बात को सुने, उसको माने. लेकिन 5 सालों में देवेंद्र फडणवीस मंझे हुए नेता के रूप में उभरे. नतीजा इसका यह हुआ कि बीजेपी ने उन पर विश्वास जताते हुए, जाहिर करते हुए उन्हें दोबारा से मुख्यमंत्री का चेहरा बना दिया. बेशक उन्हें कुछ ही घंटों में इस्तीफा देना पड़ा था, लेकिन उसके बाद से अब तक वो महाराष्ट्र में एक ताकतवर नेता के तौर पर अपना कद बड़ा कर चुके हैं. कभी नागपुर के मेयर से राज्य के मुख्यमंत्री तक का सियासी सफर तय करने वाले देवेंद्र फडणवीस की कहानी की शुरुआत नागपुर से हुई थी. महाराष्ट्र के नागपुर में 22 जुलाई 1970 को गंगाधर और सरिता फडणवीस के घर में पैदा हुए थे देवेंद्र फडणवीस. देवेंद्र फडणवीस भी उसी संघ की पौध हैं जिसके साए से निकलकर नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसे नेता देश की सत्ता के केंद्र में पहुंचे. देवेंद्र को संघ से लगाव विरासत में मिला. उनके पिता गंगाधर राव फडणवीस संघ के प्रचारक थे. फडणवीस परिवार के घर की खिड़की से संघ की शाखा दिखाई देती थी. देवेंद्र के पिता गंगाधर फडणवीस विधान परिषद के मेंबर थे. उन्होंने पहले जनसंघ, फिर जनता पार्टी और बाद में भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया था. इसी दौर में गंगाधर फडणवीस ने छोटे बेटे देवेंद्र के अंदर सियासत के प्रति लगाव देखा और इसी रुझान को अपने उदाहरण से सींचकर उन्होंने देवेंद्र को आने वाले वक्त के लिए तैयार करना शुरू कर दिया. लेकिन उनकी ट्रेनिंग आगे बढ़ पाती इससे पहले ही जिंदगी में एक ऐसा हादसा हुआ जिसने देवेंद्र फडणवीस की जिंदगी को बदल कर रख दिया. नागपुर ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी का वो एमएलसी हुआ करते थे. उनका 89 में डेथ के बाद वो जगह पे बाद में नितिन जी गडकरी आए. मगर डेथ के पहले से ही वो एबीवीपी में बहुत सक्रिय था देवेंद्र जी. इवन नागपुर डिस्ट्रिक्ट का, शहर का वो एबीवीपी का प्रेसिडेंट भी थे. जस्ट 22 साल की उम्र में पहली बार कॉर्पोरेशन के इलेक्शन लड़ा और चुन के भी आया. सही मायने में देवेंद्र फडणवीस ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत 1986 में ही कर दी थी, जब वो एबीवीपी के सक्रिय मेंबर थे. 1986 से 1989 के दौर में एबीवीपी के लिए उन्होंने जमकर काम किया. जगह जगह एबीवीपी के लिए दीवारों पर पोस्टर लगाने तक का काम किया. साल 1990 में वो सक्रिय राजनीति में आ गए. 1992 में उन्होंने नागपुर महानगर पालिका का चुनाव जीता और 21 साल की उम्र में वो महानगर पालिका के सबसे युवा पार्षद बन गए. 1992 और 1997 में लगातार चुनाव जीतने के बाद 1997 में देवेंद्र फडणवीस केवल 27 साल की उम्र में नागपुर के मेयर बन गए. देवेंद्र फडणवीस देश के दूसरे सबसे युवा महापौर थे. इसके बाद उन्होंने विधायक का चुनाव लड़ा और बम्पर वोटों से जीत अपने नाम की. इसके साथ ही साल 1999 में वो महाराष्ट्र के सदन में पहुंचे और अब तक सदन के मेंबर हैं. 2014 में हुए विधानसभा चुनाव के बाद वो
44 बरस की उम्र में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। मतलब उनका जो पॉलिटिकल जो कैरियर है ये 3 दशक से भी ज्यादा। देवेंद्र जी की उम्र अभी 52 है, तो 3 दशक से भी, अगले महीने उनको बर्थडे है, तो 3 दशक से सक्रिय राजनीति से जुड़ा रहा है। मुझे लगता है कि उद्धव जी के जो राजनीतिक कैरियर है उससे उनका डबल कैरियर है। उद्धव जी सक्रिय राजनीति में पिछले 15 साल से हो गए। आज भले ही देवेंद्र फडणवीस का करियर 3 दशक से ज्यादा का हो चुका है, लेकिन वास्तव में उनकी मां सरिता फडणवीस नहीं चाहती थी कि वो राजनीति में आए। वो तो ये चाहती थी कि देवेंद्र ग्रेजुएट हो जाएं और फिर खेती बाड़ी या उससे जुड़े किसी फील्ड में अपना करियर बनाएं। लेकिन देवेंद्र खुद ये नहीं चाहते थे। वो तो पिता की मौत के बाद ही तय कर चुके थे कि उन्हें जिंदगी में करना क्या है। दरअसल देवेंद्र फडणवीस के पिता इमरजेंसी के दौरान जेल चले गए थे। बचपन से देवेंद्र के मन में ये बात कहीं गहरे तक बैठी थी कि इंदिरा गांधी के चलते उनके पिता जेल गए थे। तभी तो बचपन में जब पिता ने एक कॉन्वेंट स्कूल में दाखिला करवा दिया तो देवेंद्र ने सिर्फ इसीलिए उस स्कूल में आगे पढ़ने से इनकार कर दिया क्योंकि स्कूल का नाम इंदिरा कॉन्वेंट स्कूल था। 6 साल के थे और उन्हें कॉन्वेंट में एडमिशन दिलाया गया और उनके पिताजी जो थे गंगाधरराव फडणवीस, वो इमरजेंसी के दौरान तब जेल में थे और उन्हें एक उनके मन में ये था देवेंद्र के कि मेरे पिताजी को इंदिरा जी ने जेल में डाला है। तो मन में बड़ा आक्रोश था उसके बारे में। 6वें साल में तो ये गए कॉन्वेंट में, इनको एडमिशन दिया। 2-4 दिन गए बंधु, वापस आए, एक बार स्कूल बैग फेंक दिया। बोले मैं कल से स्कूल में नहीं जाऊंगा। मैंने बोला क्यों? बोले मैं इंदिरा गांधी ने मेरे पिताजी को जेल में डाला है और वो कॉन्वेंट का नाम इंदिरा कॉन्वेंट है। फिर देवेंद्र का दाखिला सरस्वती विद्यालय में करवा दिया गया, जहां उन्होंने 5वीं क्लास से आगे की पढ़ाई पूरी की। तो यहाँ से सरस्वती विद्यालय था हमारा, हम पैदल जाते थे और कभी कभी हम कॉफी हाउस स्क्वायर से बस भी मिलती थी हमको, तो कभी कभी हम बस में भी जाते थे। तो मेरे ख्याल से कोई 10 पैसे 15 पैसे टिकट था और हम लोग वहाँ पे गुप्ता आइस गोला करके आइस फ्रूट खाने की बहुत इच्छा रहती थी, लेकिन पैसे उतने रहते नहीं थे। तो फिर हम बस के जगह पैदल जाते थे और वो 10 पैसे हम वहाँ पे आइस फ्रूट खाते थे। इसके बाद देवेंद्र फडणवीस ने 1986-87 के बीच में धर्मपेट जूनियर कॉलेज में दाखिला लिया। फिर नागपुर के ही लॉ कॉलेज में 5 साल का लॉ कोर्स किया और हिंदू लॉ में कांस्य पदक हासिल किया। इसके बाद देवेंद्र पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री लेने के लिए बर्लिन चले गए और वहां बिजनेस मैनेजमेंट एंड डिप्लोमा इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की डिग्री हासिल कर ली। देवेंद्र फडणवीस की इस ट्रेनिंग का असर उनके 5 साल के कार्यकाल में भी खूब नजर आया। उनके दौर में पूरे महाराष्ट्र और खास तौर पर विदर्भ में कई विकास परियोजनाओं का आगाज हुआ। देवेंद्र को करीब से जानने वाले उनके नेतृत्व क्षमता और उनके सौम्य स्वभाव की दाद देते हैं। शुरुआत से ही वो सियासत से लेकर जिंदगी की राहों तक अपनी धुन के पक्के रहे और इस बात से हमेशा बेपरवाह कि उन्हें लेकर कितनी सुर्खियां बन रही हैं। जब से हमको बोलना चलना चालू हुआ तब से हम दोनों जानते हैं एक मेरे को। बहुत ही सज्जन किस्म के आदमी है, छल कपट बिल्कुल नहीं है। उनकी खुद की मेहनत है और अपने मेहनत के भरोसे वो नगर सेवक से आज एक बार मुख्यमंत्री बने, दूसरे बार फिर उनको चांस था। देवेंद्र फडणवीस को 2003 में कॉमनवेल्थ एसोसिएशन की तरफ से बेस्ट विधायक का सम्मान भी मिला। वो फिर भी लो प्रोफाइल रहे। सीएम बनने से पहले राष्ट्रीय राजनीति में उन्हें कम लोग जानते थे, लेकिन संघ में वो सदा सर्वप्रिय रहे। उनकी छवि एक साफ सुथरे और मजबूत नेता की रही। सक्रिय राजनीति में आने के बाद भी उन्होंने अपने तौर तरीकों को बदला नहीं। शायद अपने साफ सुथरे सियासी सफर की बदौलत ही उन्हें आज ये मुकाम मिला है। नागपुर से योगेश पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए जीएनटी स्पेशल में फिलहाल के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, लेकिन आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। नमस्कार।